नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने अवैध भूजल दोहन करने वाली आधा सैकड़ों से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है। गौरव तलब है कि जिले में होटल, मैरिज हॉल, वाहन धुलाई केंद्र, वाटर पार्क, कोल्ड स्टोरेज समेत कई स्थानों पर बिना एनओसी के प्रतिदिन लाखों लीटर भूजल का दोहन किया जा रहा है। वहीं भूगर्भ जल अधिनियम के तहत बोरिंग और जल दोहन के लिए लघु सिंचाई विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन कई इकाइयों ने बिना अनुमति बोरिंग कराकर जल दोहन किया है। प्रशासन ने इस अवैध दोहन को रोकने के लिए कड़े कदम प्रशासन लगातार उठा रही है और नोटिस देकर नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। कई इकाइयाँ जो कार्य जैसे धुलाई वाहन केंद्र हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, यहाँ पर जल दोहन किया जा रहा है। प्रशासन क्या इसमें उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक्ट 2019 उसके तहत नोटिस सभी लोगों को दिया गया है और इस पर उनका जवाब लेकर नियमानुसार उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और जो भी जरूरी शुल्क होगा वो उनसे लिया जाएगा। सभी इकाइयों को नोटिस जारी कर दिया गया। हाँ, समस्त होकर चाहे हाँ, जो इंडस्ट्रियल हैं या कमर्शियल हैं या कोल्ड स्टोरेज हैं, सबको नोटिस जारी किया गया है। लोगों को बताया भी गया है कि हमेशा विधिक रूप से कार्रवाई करने से आदमी सुरक्षित रहता है और व्यवस्थाएं भी उचित रहती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। अब हमारा कोई क्रिटिकल जोन में भी कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई ब्लॉक नहीं है, सेमी क्रिटिकल और नॉर्मल में है, तो लगभग 90 से 1 रुपये 90 पैसा से 1 रुपये तक प्रति घन मीटर, मतलब 1000 लीटर पर 1 रुपया या 90 पैसा इसका शुल्क लगता है। 5 साल के लिए लाइसेंस जारी होता है, 5000 रुपये जनरल फीस है। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना विभागों का दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। इसलिए हम लोग जिस चीज़ों का संज्ञान आते ही नोटिस दें और इसके बाद नियमानुसार सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मामले की जांच में 1.56 करोड़ की धनराशि फर्जीवाड़े के जरिए डकार ली गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 47 शिक्षक संस्थानों को संदेह के घेरे में पाए गए हैं, जिनमें से 1832 छात्र छात्राओं के आवेदन पूरी तरीके से फर्जी निकले। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जारी की गई ये छात्रवृत्ति का बजट वर्ष 2021-22 और 2022-24 सत्र के दौरान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जब घोटाला सामने आया तो प्रशासन हरकत में आया। वहीं सीडीओ ने 5 अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित की और जांच में सामने आया कि छात्रवृत्ति के नाम पर संस्थानों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर रकम सीधे हड़प ली। जांच पूरी होने के बाद वक्फ निरीक्षक इफ्तिखार आलम ने 75 संस्थानों के प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और धारा 409 और धारा 477A के तहत सदर कोतवाली बस्ती में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 50 संस्थाओं की छात्र छात्राओं की सूची प्राप्त हुई थी जांच हेतु। ऐसे जो भी संस्थाएं थी वो संदिग्ध संस्थाएं थी, जिनमें जो भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी उनकी जांच कराई गई थी। यहाँ अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान हुआ था। जनपद बस्ती में कुल 50 संस्थाएं थी, जिनकी विभिन्न जांच अधिकारियों को नियुक्त करके जांच कराई गई। जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि 47 संस्थाएं ऐसी थी, 50 में से टोटल 47 संस्थाएं ऐसी थी, जिसमें से 1832 छात्र छात्राएं उनके संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि वो उनके अध्ययनरत नहीं है। प्रथम दृष्टया यह अनियमितता प्रतीत हुई। इस संबंध में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त संस्थाओं, उनके आईएनओ और एचओआई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश मिले थे, जिसके संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद बस्ती द्वारा संबंधित 47 संस्थाओं में जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं प्रथम दृष्टया, उसके लिए प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई। एक तहरीरी सूचना वक्फ निरीक्षक जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हैं,
उनके द्वारा दी गई थी, जिसमें इस प्रकार के कतिपय आरोप अंकित किए गए थे कि 47 शिक्षण संस्थानों के लगभग 1800 से अधिक छात्र ऐसे थे जिनकी आईडी सही नहीं थी, फर्जी आईडी थे और मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उनके द्वारा धनराशि का गबन किया गया है। यह धनराशि, जैसा कि उन्होंने तहरीरी सूचना में बताया, 1,47,00,000 कुछ रुपए की थी। इस संबंध में उनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया है। इसमें विवेचना कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी इसमें साक्ष्य संकलित किए जाते हैं, उस आधार पर जो दोषी होंगे उनके संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। दंड संहिता की सुसंगत धाराएं, जैसा कि किसी तहरीर का कंटेंट होता है, उस आधार पर वो धाराएं लगाई जाती हैं। इस जो प्रश्नगत प्रकरण है, इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 477A, जिसमें गबन और मिथ्या साक्ष्य इस प्रकार के आरोप अंकित किए गए थे, उन सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है। दौरानी विवेचना जो साक्ष्य आते हैं, उसमें जिस प्रकार की चीज़ें या तथ्य प्राप्त होते हैं, विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक बड़ा संकल्प लिया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिल भारतीय सामाजिक समरसता प्रमुख देवजी भाई रावत ने साफ कहा कि ये भेदभाव हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांताओं की देन है और इसे खत्म करना ही हमारी प्राथमिकता है। बरेली के केशव कृपा कार्यालय में वीएचपी की विभागीय बैठक संपन्न हुई, जहां पर कार्यकर्ताओं को सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए उन्होंने प्रयास यानी क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष बल दिया। विश्व हिंदू परिषद के संगठन कार्य की दृढ़ता के लिए आज बरेली विभाग की बैठक संपन्न हुआ। आने वाले समय में समग्र उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद का कार्य सुदृढ़ करने के हेतु हिंदू समाज में एकता समरसता निर्माण हेतु विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन विश्व हिंदू परिषद बड़े मात्रा में करने जा रही है। अनेक प्रकार के सेवा के कार्य और सामाजिक समरसता की दृष्टि से छुआछूत हिंदू समाज में से दूर हो और समर्थ समाज का निर्माण हो, इस प्रकार का कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हो रहा है। उस विषय को लेकर आज की बैठक यहाँ बरेली विभाग की संपन्न हुआ। यूपी के चंदौली जनपद के धीना थाना क्षेत्र के एवती गांव में ग्राम प्रधान के खिलाफ भारी आरोप लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में ताला लगवा दिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीण पूजा अर्चना से वंचित हो गए। बता दें कि मंदिर के सामने स्थित ग्राम सभा के तालाब पर प्रधान के सहयोग से अतिक्रमण किया गया था और वहां एक चर्च और मजार का निर्माण करवा दिया गया। इससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंची है और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान प्रशासनिक पद का दुरुपयोग कर चर्च और मजार को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि मंदिर को लगातार बंद रखा जाता है। इसके अलावा गांव में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मंदिर की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है और ग्राम प्रधान की इस हरकत से गाँव में भारी असंतोष फैल गया है। वहीं सुदर्शन न्यूज इस मामले को प्रमुखता से उठाता है, जिससे चलते अब प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, ताकि गांव की सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके। मंदिर का विकास तो कई सालों से रुका हुआ है, अब होगा। पंचवर्षीय बीत गए, बोल रहे थे कि इस पंचवर्षीय में हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे पड़ा है। वोट बैंक के चक्कर में उधर मजार बन रहा है, कहीं क्रिश्चियन बन रहा है, यही हो रहा है इस गाँव में। और देख रहे हैं कि चर्च बन गया, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बन गई चर्च की, क्या आप लोगों को पता नहीं चला था? पता बाहर से मालूम चला, जब वो ऐसे तो घर बना रहा था, लेकिन जब बाहर उसका डिजाइन जैसे सिंबल बना तो मालूम चला कि ये चर्च बना रहा है। और ये हनुमान जी की मंदिर है, और हनुमान जी की मंदिर में ताला लगा हुआ, क्या लोग दर्शन नहीं करने देते हैं? हनुमान जी के मंदिर में उनके घर के ही पुजारी हैं, वो जब आएंगे खोलेंगे तभी। मंदिर कौन बनवाया था? मंदिर तो बहुत ग्राम सभा की है, बहुत पुराना मंदिर। किसकी जमीन में बना है मंदिर? ग्राम सभा की जमीन है। तो फिर भी दर्शन नहीं, वो आएंगे ताला खुलेगा। सरकारी सुविधा यहाँ पे नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी बाकी आप मंदिर की दुर्दशा देख ही रहे हैं। सर यही कहना चाहते हैं कि मंदिर का प्रधान विकास नहीं करता है, इसमें हमेशा ताला लगा रहता है, यहाँ पे दबंगई करते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? मुकेश यादव। कौन से देवता की मंदिर है ये? हनुमान जी की। देख रहे हैं बगल में चर्च बन के तैयार हो गया। जी सर। मजार का विकास हो रहा है, लेकिन मंदिर की स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ, उन्हीं के घर के पुजारी हैं, यहाँ पे दबंगई करते हैं। क्या बोलते हैं?
किसी देखिए ताला मारे हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं, दर्शन नहीं करने देते हैं, नहीं किसी करने को। देते हैं। कोई विरोध नहीं किया गांव में? अरे बहुत विरोध किया। आज ताला इसमें लगाए थे, मैं इसमें डबल ताला मारा था, पुलिस भी आई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद तभी ताला मार के वो चले गए हैं। देखिए आप, हम लोग क्या करें। बगल में देख रहे हैं इतना सुंदर तालाब है, महिला छठ भी करती होंगी। जी जी, लेकिन भीटा पे मजार है, मजार और बगल में मंदिर है। मंदिर है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे कि मजार हटना चाहिए, मंदिर का विकास होना चाहिए। चंदौली से 25 किलोमीटर पे दूर स्थित ये यवती गांव है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये भोलेनाथ और बजरंग बली का ये मंदिर है, लेकिन मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। ग्राम प्रधान की मनमानी है, जब चाहेंगे दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ताला बंद करके रखते हैं, जो कि प्राचीन पुश्तैनी ये मंदिर है, लेकिन ये बोलते हैं कि ज़मीन जो है ये हमारी है। तालाब है, तालाब की सुंदरीकरण के नाम पे उसके भीटे पे मजार बनाया जा रहा है। मजार का विकास हो रहा है गांव में, चर्च का विकास हो रहा है, लेकिन मंदिर का विकास नहीं हो रहा है। और ये लगातार प्रधान है, पुराने बहुत पहले से प्रधान है, लेकिन अपने घर का विकास कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सारी सुख सुविधा है, लेकिन गांव वालों की स्थिति नर्क बना दिए हैं। नाली नाला कहीं कुछ नहीं है, सारा तालाब का भीटा टूट रहा है, लेकिन मजार पे इनका विशेष ध्यान है। क्यों ध्यान है? कि जो मुस्लिम कठमुल्ले के समाज के लोग हैं वो यहाँ पे उनको वोट बैंक हैं और उनको वोट करेंगे। हिंदुओं से मतलब नहीं, हिंदू हो करके हिंदुओं से मतलब नहीं है इनको, लेकिन ये जो मुस्लिम समाज के कठमुल्ले हैं जो वोट करते हैं उनके लिए उनका बहुत ध्यान है। अभी सुदर्शन न्यूज़ टीम ने उनको फ़ोन किया था कि प्रधान जी आइए, लेकिन बोल रहे हैं मैं जमनिया गाजीपुर में हूँ, लेकिन घर में सोए हैं, लेकिन उनको आने का समय नहीं है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा के गोवर्धन में आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम सीपी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 4 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु गिरिराज जी की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग की सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा के लिए वॉच टावर, अस्थायी पुलिस चौकियां, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना भी बनाई जा रही है, जहां पर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। 4 जुलाई से 11 जुलाई तक विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला का जो परिक्रमा है वो यहाँ गिरिराज जी की लगाई जाएगी, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ लोग प्रतिभाग करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। रास्ता साफ सुथरा रहे, लाइट रहे, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी है वो अच्छे से रहे, कहीं कूड़ा करकट ना हो, रास्ता कहीं टूटा है वो ठीक हो जाए। मैं एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम लगातार भ्रमण कर रही है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ, जो भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने आए, उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और वो बार बार यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए और श्री गिरिराज जी का आशीर्वाद ले। और मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा आयोजन है, वो सकुशल संपन्न हो। देखिए, जब विगत वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उससे कम श्रद्धालु इस बार आएंगे, लेकिन जो भी श्रद्धालु आवे वो सुरक्षित रहे, अच्छे से परिक्रमा लगाए, एक अच्छी याद के साथ भगवान का अच्छे से दर्शन करके अपनी परिक्रमा पूर्ण करके अपने गंतव्य को वापस जाए, यही हम लोगों का प्रयास है। यूपी के चंदौली जिले से बड़ी खबर है, जहां पर सकलडीहा क्षेत्र में भ्रष्ट खनन अधिकारी गुलशन कुमार पर वसूली का गंभीर आरोप लगा है। आरोप उस पर यह लगा है कि वो रात में ट्रकों को रोककर गुर्गे के साथ मिलकर अवैध वसूली करता था। खनन अधिकारी और 4 अन्य के खिलाफ ट्रक मालिक ब्रजेश यादव की शिकायत पर डीआईजी के आदेश पर सकलडीहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 17 जून की रात ट्रक चालक और मालिक के पास सभी वैध कागजात थे, बावजूद इसके खनन अधिकारी ने बिना कारण चालान करने की धमकी दी और जब ड्राइवर ने विरोध किया तो खनन अधिकारी के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने उसे डंडे से पीटा। इसके बाद ट्रक मालिक से एक व्यक्ति ने प्रति गाड़ी 1 लाख रुपए की मांग की, जो कि बाद में 70,000 रुपए पर बातचीत कर मामला निपटाया गया।
घटना का ऑडियो भी मालिक के पास है। ये वसूली का मामला सार्वजनिक होते ही विभाग में और भी हड़कंप मच गया। इस मामले की अब पड़ताल की जा रही है। हम यहाँ 10 बजे से आगे बैठे हुए हैं, अभी तक लगभग 11:15 बज रहे हैं। अभी तक किसी का पता नहीं, ताला बंद था। अभी एक होमगार्ड आए, ताला खोले। मैंने पूछा कि खनन अधिकारी कब आएंगे, तो बोला कि अभी हमें नहीं पता है कब आएंगे, नहीं आएंगे, वो आएंगे तो उन्हीं से बात कर लीजिएगा। लेकिन इनके ऊपर रात्रि में मुकदमा भी हुआ है, अपने गुर्गों के साथ वसूली में काफ़ी दिनों से लगे। ये जिले के भ्रष्टतम अधिकारी हैं, वैसे भ्रष्टतम विभाग ये शुरू से रहा है प्रदेश का। और तो इसमें ये भ्रष्टतम अपनी टॉप लिस्टिंग पे ये दर्ज करा दिए हैं और भ्रष्टाचार की श्रेणी में इनको अवार्ड मिलना चाहिए। एवं मुकदमा भी दर्ज हुआ जो उसकी 3-4 ट्रकें पकड़ी गई, जो कि ड्राइवर बता रहे थे कि धन उगाही की बात कर रहे थे, कि पर ट्रक 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे। ऐसे करके मुकदमा भी शायद दर्ज हुआ है। आज दिनांक 22 जून 2025 को आवेदक श्री ब्रिजेश यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी दवोपुर थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर, जो जनपद सोनभद्र से उप खनिज गिट्टी और मोरंग का परिवहन करते हैं, इनका प्रार्थना पत्र थाना सकलडीहा पर प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जनपद चंदौली के खनन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जनपद चंदौली के खनन अधिकारी जो प्राइवेट वाहन से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ दिनांक 17 जून 2025 को सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर इनकी 4 गाड़ियां जिन पर गिट्टी लोड थी उसे रोका गया तथा ड्राइवर द्वारा वैध परमिट दिखाने के बावजूद भी उसके साथ खनन अधिकारी व उनके साथियों द्वारा मारपीट तथा 2 वाहनों का पैसा लेकर छोड़ने तथा 2 वाहनों का चालान करने का आरोप अंकित किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सकलडीहा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। चंदौली कलेक्ट्रेट में ये खनिज विभाग की ऑफिस है और यहाँ के जो अधिकारी हैं गुलशन कुमार, जो खनन विभाग के अधिकारी हैं, ट्रैक्टरों से वसूली, रात में ट्रकों से वसूली अपने गुर्गों को लेकर के करते थे। और चंदौली के सकलडीहा कोतवाली पुलिस में इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। कैमरा में से ये दिखाएं कि अंदर आए देखें, न यहाँ पे कोई बाबू है और 10:30 से ऊपर हो गया है, न यहाँ पे बाबू है, न यहाँ पे खनन अधिकारी हैं। और ये काफ़ी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया हुआ। जो यहाँ DM साहब बैठते हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ADM और तमाम अधिकारी बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है ये खनन विभाग। सरकार जहाँ अच्छा काम कर रही है वहीं पर ऐसे जो योगी सरकार ने भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है ऐसे विभाग को। अब देखना है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। इनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इतने कम समय में पूरा एकदम यह खनन विभाग को एकदम भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिए है। कैमरामैन जितेंद्र प्रधान सिंह, जनपद चंदौली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जोरों पर अब है और आपको बता दें कि मीरापुर थाना क्षेत्र के वलीमपुर गांव के जंगलों में पुलिस और डकैतों के बीच जोरदार मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में शातिर डकैत आकिल और शादाब के पैर में गोली लगी है, जबकि काम्बिंग के दौरान उनके 2 अन्य साथी हकीकत और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि डकैत गैंग इलाके में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था कि तभी पुलिस ने मौके पर 2 बाइक, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। अभी कुछ समय पहले मीरापुर पुलिस द्वारा पैदल फुट पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मीरापुर से बिजनौर जाने वाले रोड पर वलीपुरा गांव के पास बंद पड़े भट्टे में कुछ संदिग्ध व्यक्ति है और जो किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में है। इस सूचना पर तत्काल मीरापुर पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर उनकी घेराबंदी करते हुए उसको ललकारा गया और अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 3 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है। जो घायल बदमाश है उनके नाम आकिल सन ऑफ जाबिर और सादाब सन ऑफ वाजिद, जो कि ग्राम बुंटा, थाना गढ़ी पुख्ता, जनपद शामली के रहने वाला है। और 3 अन्य जो बदमाश है उनमें आसिफ
सन ऑफ जानू और हकीकत सन ऑफ जाहिद, और तीसरा जो बदमाश है सागर सन ऑफ जयचंद, जो कि नया गांव थाना रामपुर मनिहार का रहने वाला है। और उपरोक्त 2 बदमाश ये ग्राम भनवाड़ा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जो घायल बदमाश हैं इनको वास्ते उपचार जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और इनके कब्जे से 2 तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा एक अन्य अभियुक्त से 1 चाकू बरामद हुआ है। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनके बारे में अभी तस्दीक की जाएगी और इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर 2 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर मय, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 अपाचे बाइक और विभिन्न घटनाओं में चोरी किए गए 41,200 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। देखिए 14/5/2025 को थाना रसूलपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर कुछ देर उसके साथ चलने के पास उसका जेब काटकर और उसका पैसा चुराकर ये फरार हो गए थे। इसमें हम लोगों ने रसूलपुर थाना क्षेत्र में उसकी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था और सेम इसी तरह की घटना दक्षिण थाना क्षेत्र में भी हुई थी, जहां 2 अभियोग वहां भी पंजीकृत हुआ था। इसमें जांच पड़ताल चल रही थी, विवेचना क्रम जारी था। इसमें 2 अभियुक्तों दीपक और अर्जुन, जो बा थाना क्षेत्र आगरा के रहने वाला, इनका नाम प्रकाश में आया था। लगातार इनकी खोजबीन चल रही थी, तलाश चल रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये दीपक और अर्जुन बरकतपुर रेलवे लाइन के आसपास छुपे छुपाए घूम रहे हैं और किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पे तत्काल रसूलपुर पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही दीपक और अर्जुन ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इन दोनों के पैर में गोली लगी है। इनको तत्काल तामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस और रक्षा में इन दोनों का इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, कुल 41,200 रुपया जो इन लोगों ने जेब काटी थी वो बरामद हुआ है। 2 अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा एक बाइक बिना नंबर प्लेट की वो बरामद हुई है। ये दोनों शातिर अपराधी हैं। इनके खिलाफ 1.5 दर्जन से भी अधिक मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत है। फिलहाल हम इन दोनों का लोग इलाज करा रहे हैं। आगे इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। यूपी के मथुरा वृंदावन से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर शनिवार देर शाम गेस्ट हाउस के सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नरेंद्र और छोटेलाल के रूप में हुई। गौरतलब है कि हादसा केडी गेस्ट हाउस के पास हुआ है, जहां दोनों कर्मचारी टैंक में उतरे हुए थे और गैस की चपेट में आ गए। वहीं बेहोशी की हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। जब सीवर से निकाला था मेरा भाई जिंदा था। क्या नाम है उनका? मेरा सुनीता है। अरे छोटे छोटे कहाँ रहते हैं ये मेरे पास रहता है बैकुंठ बसेरा। क्या मामला आया था, क्या सूचना? ये सीवर में काम कर रहा था, सीवर में गिर गया। कुछ लड़कों ने ऊपर ले लिया है। फिर एक इसका शादी का फिर था उसमें, ये फिर उसमें कूद गया। ठेकेदार खड़ा खड़ा देखता रहा, ठेकेदार ने कोई परण नहीं निभाया। उसका काम था इसको बाहर लेने का, हॉस्पिटल में लाने का। लेके आए क्या कोई सेफ्टी किट इनको थी? सेफ्टी किट ठेकेदार ने कुछ नहीं किया, कोई सेफ्टी कुछ नहीं है, गोली नहीं, कोई डॉक्टर नहीं इसके पास। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मैं नहीं जानती हूँ। काय का काम चल रहा था ये? सीवर का जो सीवर होता है। हाँ सरकारी। कहाँ के रहने वाले? जी नगर पालिका होगा। नगर निगम रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं रहने वाली तो वृंदावन की हूँ। खैर आज तो मेरा भाई मरा है और 2 और मेरे उसके साथ में। बट पता क्या है, कोई भी सीवर में गटर में जो बंदा कूद रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई शिकौती नहीं है। अगर मानो वो अपनी मर्जी से भी कूद जाए उसको रोकेगा कौन? तो गलत कूद रहा है, रोक। पहले सेफ्टी कहाँ तेरी? बिना सेफ्टी के कोई भी सीवर खलना नहीं चाहिए। खला क्यों? आज किसी ने फोन मार दिया मेरे घर का सीवर खलना और उसमें आदमी मर गया। ये पहली की दुर्घटना नहीं है। आज शाम को क्या हुआ था वो बताइए पहले। आज शाम को ये हुआ कि मेरा भाई बड़ा, क्या नाम था उनका? नरेंद्र जी, नरेंद्र वाल्मीकि, गाँव खुशीपुरा।
नाल के बगल में गांव है, छोटा सा नगला है जी। इकलौता हमारा घर है और मेरा बड़ा भाई था। फोन आता है, वो तो कॉल डिटेल बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई गटर खुलना है तो ट्रैक्टर मंगाया जाता है भाड़े पे। ट्रैक्टर था कोने का, ट्रैक्टर कोने का था, कोने गाँव का पड़ता, मुझे पता नहीं क्यों, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ट्रैक्टर आया, सीवर में डाला है, सीवर में डालने के बाद जो बंदा पहले नीचे गया है उसने एकदम हाथ दिया ऐसे करके मेरे भाई को, लोग बता रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे भाई ने उसको बचाने के लिए हाथ दिया, तो मेरा भाई भी अंदर जो नरेंद्र था उनका नाम। ये कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरे प्रशासन की गलती है। सेफ्टी प्लान क्यों नहीं देते आप लोग, बैकअप क्यों नहीं देते? और वाल्मीकि समाज ही मरती है जहाँ मरती है, ऐसा क्यों और कब तक होगा ये, कब तक होगा? इस मामले में आप किसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं सबसे पहले प्रशासन और यहाँ का जो सरकार चल रही है वो, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे मेरे राज्य की हो, चाहे मेरे स्टेट की हो, कसूरवार ये लोग है। प्लस निगम भी इसके अंडर में आती है। बट पता क्या है कि आज जो मेरे भाई के साथ हरकत की है, ये नहीं पहली बार दुर्घटना हुई है, इससे पहले लाखों करोड़ों वाल्मीकि मर चुके हैं। इसका संविधान कब निकलेगा? तो ये क्या और बनने का इंतजार कर रहे हो आप लोग? जो ठेकेदार थे उनके बारे में जानकारी है वो कहाँ है? ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करी जाए कि ठेकेदार भी गलत नहीं होगा। क्यों कि ठेकेदार, यहाँ की सरकार किसी को सेफ्टी दे दे, छानबीन करो। वृंदावन क्षेत्र में ये केशव धाम चौकी के पास में एक केडी गेस्ट हाउस के पास में एक सीवर लाइन में घटना हुई है, जहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस द्वारा प्राइवेट एम्प्लॉयर के माध्यम से सीवर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्ति, एक छोटे लाल और जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति एक और हैं, उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। 2 लोगों की सीवर में साफ सफाई करते हुए मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सारी टीम, पुलिस, सीओ साहब, सभी एसपी सिटी साहब, सब लोग मौके पर पहुंचे। अभी मृतकों को मोर्चरी में भेजा गया है, पंचनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है और इसमें शासन स्तर से, हाईकोर्ट स्तर से भी क्लियर निर्देश है कि इसमें व्यक्तियों को जो उचित मुआवजा होता है वो उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो उनके परिजन हैं उन लोगों को आश्वस्त किया जाएगा, आश्वस्त किया गया है। यूपी के रायबरेली से बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार अब सभी वाहनों में पीएनडीटी तकनीक अनिवार्य करने जा रही है, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ अब पीएनडीटी डिवाइस भी जरूरी होगी, जिससे वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जिन जिलों में आईडीटीआर सेंटर नहीं है, वहां पर 2 प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को अधिकृत किया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया पहले से पूरी तरीके से ऑनलाइन है और अब कोई भी व्यक्ति इसे घर बैठे मोबाइल या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बनवा सकता है। और कहा कि सरकार की जो उद्देश्य सिस्टम को पारदर्शी, तकनीकी और आमजन के लिए सरल बनाना है। जो पुरानी गाड़ियां हैं उस पर भी HSRP और BLDT का जो है लगा रहना चाहिए। तो उसके लिए, क्योंकि गाड़ी के उससे रहेगा तो डिटेल पता चल जाती है, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ है, ये उस गाड़ी के लोकेशन कहाँ है, ये सब पता चल जाती है। अभी हम उसको भी टेंडर जो है BLDT का कराए हुए हैं, वो जल्द जो है होगा। तो सभी गाड़ियों पर, अभी नई गाड़ियों पर तो जो लग करके आ रहा है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी अब हम अनिवार्य कर देंगे कि उस गाड़ियों पर भी BLDT का जो है लगाया जाए, जिससे जो है उसका लोकेशन और उस गाड़ी का पूरा डिटेल हम लोगों को पता चलता है। लर्निंग लाइसेंस हमारे RTO ऑफिस में पिछले 2 वर्षों से एक भी अलाउ नहीं है RTO ऑफिस में बनाने के लिए। वो ऑनलाइन उसको कर दिया गया है और एक भी उनको इजाज़त नहीं दिया गया है कि आप एक भी लाइसेंस को बनाएंगे। वो ऑनलाइन बनाइए, घर में बैठ के बनाइए, आप कोई कंप्यूटर के उस पर साइबर उस पर चले जाइए, वो बनाए। अब तो मैं 1.5 लाख जो हमारी सर्विस सेंटर है जो गांव में है, अब उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं, गांव में ही बना लीजिए। और जहां तक परमानेंट लाइसेंस को टेस्टिंग होती है उसके लिए जाना पड़ता है वहाँ पर RTO ऑफिस में। उसके लिए भी हमने हर जनपद में 2 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेट को दे रहे हैं, वहीं पर उसकी टेस्टिंग होगी और वहीं से टेस्टिंग होकर के उसको लाइसेंस बन जाएगा। हमारा अधिकारी केवल 48 घंटे तक उसको चेक करेगा और यदि चेक करने में यदि वो नहीं चेक किया तो उसको पास माना जाएगा।
यूपी के प्रयागराज में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर त्रिवेणी संगम की पवित्र धरती पर करीब 10,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर ऐतिहासिक दृश्य पेश किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। गौरव तलब है कि कोई भी संगम की रेत पर योग करता दिखाई दिया, तो कई लोग गंगा यमुना में चलती नाव पर योगाभ्यास करते नजर आए। इस मौके पर मंत्री नंदी ने कहा कि ये धरती ऋषि मुनियों की है और देवताओं की, जहां पर महाकुंभ भी लगता है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 2014 के बाद भारत की योग परंपरा को पूरी दुनिया ने अपनाया है और अब हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रयासों के कारण करें योग रहें निरोग, ये कोई स्लोगन ही नहीं है। ये जीवन में जिसने भी अपनाया है उसकी बीमारी भी खत्म हुई है, दवाइयाँ भी खत्म हुई है, वैज्ञानिक सत्य है। निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने जो विरासत को भी सजो करके रखना, विरासत को भी मान्यता, विरासत की जो मान्यता है उसमें और हम कैसे चार चांद लगा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, विरासत के साथ साथ हम विकास भी करेंगे। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। यूपी के बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर शहर के गांधी ग्राउंड में नुमाइश में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग कपड़े की एक दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी, जिसके बाद से सिलेंडर से उसके बाद जोरदार धमाका हो गया। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल राहत कार्य जारी है और प्रशासन नुकसान का आंकलन कर रहा है। यूपी के हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेला बाबा पुल के पास अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ और शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त और मौत की वजह जानने के लिए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज दिनांक 21 जून 2025 को शाम लगभग 7:15 बजे थाना बेनीगंज अंतर्गत गांव छोटी ढकिया के पास यूकेलिप्टस के बाग में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर भौतिक प्रदर्श इकट्ठे किए गए हैं। शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के बेमिसाल कार्यकाल को लेकर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा और भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मोदी सरकार के 11 सालों में हुए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली थी तब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें या 12वें स्थान पर थी और कहा कि आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये सब पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। 11 साल बेमिसाल गरीब कल्याण की, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अभी आयुष्मान कार्ड है, अभी 70 साल से नीचे तक के लोगों को 5 लाख का लाभ मिलता था, 5 लाख तक के इलाज का लाभ। अब 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख तक का इलाज लाभ मिले, इसके लिए हम काउंटर लगाएंगे, उनके फार्म भरेंगे, हमारे कार्यकर्ता उनका कार्ड बना के उनके घर घर तक पहुंचाएंगे, जिससे उनके 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो सके। जो कई घरों में दिक्कत आती है, इनको खाने की दिक्कत है, तो 5 लाख का इलाज कराएंगे, कहाँ से कराएंगे। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस और भी कई योजनाएं जिनका लाभ उनको मिलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व संगीत दिवस पर 24 घंटे अनवरत गायन और वादन का अनूठा आयोजन हुआ। ऐतिहासिक कृष्णपुरा छतरी पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के संगीत प्रेमियों ने बारी बारी से अपना प्रस्तुतियां दिखाई। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार गिरीश मिश्रा की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। इस आयोजन में राजेश मिश्रा ने बताया कि श्रोताओं ने शास्त्रीय गायन, सितार वादन और साथ ही भजनों का भरपूर आनंद लिया और कहा कि इंदौर का यह आयोजन न सिर्फ सुरों का उत्सव है बल्कि संगीत के प्रति शहर के समर्पण की मिसाल है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय